गुड इवनिंग साथियों, सभी लोग जल्दी से आ जाइए क्लास में। आप लोगों की क्लास शुरू हो चुकी है। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए क्लास में और क्लास को एक बार शेयर कर देंगे आप लोग, जिससे और भी साथी क्लास में आ जाएँ। जूलॉजी की ये रिवीजन क्लास है। अभी तक जितनी भी जूलॉजी करा दी गई है आप लोगों की अमीबा से पहले तक की, उसका पूरे का रिवीजन यहाँ पे कराया जाएगा। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, इसलिए आप लोगों को पूरी क्लास देखनी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब तक का पूरा रिवीजन कराया जाएगा, जितना भी करा दिया गया। लगभग 1 घंटे के लगभग की क्लास होगी। 1 घंटे से थोड़ा कम भी हो सकता है और ऊपर भी निकल सकता है। तो सभी लोग पहले तो क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं क्लास को। तो चलिए आ चुके हैं हम सभी लोग अपनी क्लास में। इसमें आप लोगों को जैसा कि इसमें लिखा हुआ है फाइलम फुल रिवीजन क्लास, तो इसमें फाइलम भी रहेंगे, फाइलम भी कराया गया और उससे पहले जो क्लासिफिकेशन कराया गया था वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। इसलिए जितना अभी तक कराया गया उसका पूरे का आप लोगों को रिवीजन कराया जाएगा। तो और इसका पीडीएफ के बारे में बता दें तो पीडीएफ आप लोगों को आगाज बैच में प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? तो आगाज बैच में प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ। इसके लिए नंबर नोट कर लेंगे आप लोग 9720802028। ये क्या है? ये टेलीग्राम नंबर है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर देंगे 9720802028। तो आप लोगों को आगाज बैच में जुड़ने की प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा। वहाँ पे ही ये सारी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। डेली जो क्लास चलती है उसका पीडीएफ भी वहीं मिलता है और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो लोग आगाज बैच में जुड़ना चाहते हैं वो लोग इस नंबर पे मैसेज कर देंगे। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को आंसर करने हैं। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि बहुत अच्छे से तैयारी करके आनी है, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फटाफट पहले क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। जीव विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, लैमार्क, ट्रेवेरनस। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ये कौन है? ये फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजी किस भाषा का शब्द है? जूलॉजी किस भाषा का शब्द है? जूलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। तो जूलॉजी या जंतु विज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो मैंने आप लोगों को बताया था जिसके लास्ट में लॉजी आ जाए, जिसके लास्ट में लॉजी आ जाए वो सारे क्या होते हैं? ग्रीक वर्ड होते हैं। तो जूलॉजी क्या है? ग्रीक वर्ड है। लेकिन पोमोलॉजी एक अपवाद है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी और एक और अपवाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और पोमोलॉजी, इनके लास्ट में लॉजी है। लेकिन ये कैसे वर्ड हैं? तो ये लैटिन वर्ड हैं, ग्रीक वर्ड नहीं है। बाकी जिसके भी अंत में लॉजी आ जाए वो सारे ग्रीक वर्ड हैं। आप लोग आंख मूंद के लगा दीजिए, जिसके भी लास्ट में लॉजी हो, केवल पोमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को छोड़ के सारे के सारे क्या होते हैं? ग्रीक वर्ड होते हैं। ये है मधुमक्खियों का अध्ययन किस में करते हैं? मधुमक्खियों का अध्ययन किस में करते हैं? तो फटाफट आंसर करिए आप लोग, मधुमक्खियों का अध्ययन किस में करते हैं? इसमें आप लोग ऐसा करिए, आप लोग एक कॉपी ले लीजिए, उस पर नोट करते चलिए। आप लोग सबके आंसर करिए और उस पर नोट करते चलिए कि इसमें से आप लोगों को कितने आंसर सही आ रहे हैं और कितने आंसर आप लोगों के गलत हैं। और लास्ट में आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट में कमेंट करके बताना है। लाइव क्लास में भी कमेंट कर दीजिए और ऑफलाइन जब लाइव क्लास ख़त्म हो जाती है उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं। इसमें आप लोग एक कॉपी ले लीजिए, उस पर नोट करते चलिए कि कौन सा क्वेश्चन सही है आप लोगों का, कौन सा क्वेश्चन गलत है। और जो कौन सा क्वेश्चन गलत हो उसको भी नोट कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वो क्वेश्चन याद हो जाए। तो मधुमक्खियों का अध्ययन किस में करते हैं? मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं एपीकल्चर में। किस में करते हैं? एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर में किसका करते हैं? तो सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। रेशम कीट पालन का अध्ययन किस में करते हैं? सेरीकल्चर में करते हैं। पिसीकल्चर में मछली पालन का अध्ययन करते हैं। मछली पालन का अध्ययन किस में करते हैं? तो पिसीकल्चर में करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करते चलिए आप लोग। जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? बायोलॉजी के फादर अभी पूछे गए थे। बायोलॉजी के फादर कौन थे? अरस्तु। अब बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया है? ये दिया है लैमार्क और ट्रेवेरनस, दोनों ने। इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी के पिता कौन है? बॉटनी के पिता कौन है? तो बॉटनी के पिता कौन है? बॉटनी के पिता हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है वो बॉटनी के फादर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी, भारतीय पक्षी विज्ञान के पिता कौन है? भारतीय पक्षी विज्ञान के पिता कौन है? तो ये हैं डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली जो हैं वो ये क्या हैं? फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आप लोग नोट करते चलिए कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं, और फटाफट आप लोग आंसर कर दिया करिए। जैसे ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोलता हूँ तुरंत आप लोग टाइप कर दिया करिए। आंसर कैसे करना है? तो आंसर आप लोगों को जैसे 7 का ए सही है तो 7 का एक करेक्ट ए लिख के आप लोग टाइप कर दीजिए। तो न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तंत्रिका तंत्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। किस में अध्ययन करते हैं इसका? तो न्यूरोलॉजी में। यह है मछलियों का अध्ययन किस में करते हैं? मछलियों का अध्ययन किस में करते हैं? अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है, वो किसका बताया था? मछली पालन का अध्ययन बताया था। मछली पालन का किस में करते हैं? तो पीसी कल्चर में करते हैं। लेकिन यहाँ पे मछलियों का अध्ययन पूछा है तो मछलियों का अध्ययन करते हैं इक्थियोलॉजी में। किस में करते हैं? इक्थियोलॉजी में। ये कन्फ्यूज करने वाली चीज़ें हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है। मछली पालन पूछे तो पीसी कल्चर है, और मछलियों का अध्ययन पूछे तो क्या है? इक्थियोलॉजी। सेरीकल्चर में किसका करते हैं? रेशम कीट पालन का। एपीकल्चर में मधुमक्खी के पालन का अध्ययन करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो जल्दी से बताइए साथी, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तुरंत आप लोग बता दीजिए इसका। तो अभी मैंने बताया सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। आगे देखिए वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्पीसीज। स्पीसीज या जाति जो है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। और वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जगत। जगत वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। इसको इंग्लिश में किंगडम बोलते हैं, किंगडम। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई पूछा था तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जाति या स्पीसीज। अब है सिस्टेमेटिक किस भाषा का शब्द है? सिस्टेमेटिक किस भाषा का शब्द है? तो साथी सिस्टेमेटिक किस भाषा का शब्द है? ये है लैटिन वर्ड। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम जंतुओं का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया? सर्वप्रथम जंतुओं का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया? आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों को भी बुला लीजिए क्लास में। बहुत शानदार क्लास चल रही है ये। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्लास में मज़ा आ रहा है? कैसी लग रही है आप लोगों को क्लास? एक बार कमेंट करके बताइए आप सभी लोग, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आज की, ये जो रिवीजन क्लास चल रही है। तो सर्वप्रथम जंतुओं का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? ये किया था सर्वप्रथम पूछा है, सबसे पहले। तो सबसे पहले अरस्तु ने किया था। सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने क्या किया था? पूरे जंतु जगत को 2 वर्गों में बांटा था। 2 वर्गों में बांटा था। कौन कौन से 2 वर्ग थे? तो एक कोशिकीय जंतुओं का वर्ग और बहुकोशिकीय जंतुओं का वर्ग। उसके बाद किसने किया है? उसके बाद किया है लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने पूरे जंतु जगत को क्या किया था? 2 जगत में बांट दिया था। 2 जगत में इन्होंने, अरस्तु ने 2 वर्ग में बांटा था, लीनियस ने 2 जगत में बांट दिया, एक कोशिकीय जंतुओं का जगत और बहुकोशिकीय जंतुओं का जगत। और जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किसने दिया है? तो नवीनतम वर्गीकरण दिया है यूशिंगर और स्टोरर ने। इन्होंने जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण दिया है। इन्होंने पूरे जंतु जगत को 2 जगत में बांटा है। कौन कौन से 2 जगत हैं? एनिमलिया, एनिमलिया और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में कौन सा फाइलम आता है? प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ फाइलम आता है। प्रोटोजोआ फाइलम के आप लोगों को हमने जंतु भी पढ़ाए हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये किस में आते हैं? तो प्रोटोजोआ में आते हैं। और बाकी जितने फाइलम है वो किस में आते हैं? एनिमलिया में आते हैं। आगे चलते हैं। अब जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया? तो यूशिंगर और स्टोरर, ए एंड बी बोथ। आगे चलिए, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक है ये कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखी हुई है, कैरोलस लीनियस। ये है टैक्सोनॉमी किस भाषा का शब्द है? बाई आ गया ना लास्ट में, बाई आ गया। लॉजी या बाई आ जाए, लॉजी या बाई आ जाए तो क्या करेंगे? ग्रीक वर्ड। टैक्सोनॉमी जो है वो ग्रीक वर्ड है। आगे देखते हैं, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो सबसे बड़ी इकाई होती है जगत। जगत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किंगडम। सबसे छोटी इकाई होती है जात। जात को इंग्लिश में स्पीसीज बोलते हैं। यह है जाति शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? जाति या स्पीसीज जो शब्द है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था जॉन रे ने। किसने दिया था? जॉन रे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आप लोग नोट करते चलिए, आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं,
कितने गलत हो रहे हैं, नोट करते चलिए। और लास्ट में ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा आप लोग, इसमें भी बता दीजिएगा लास्ट में, और ऑफलाइन कमेंट करके भी बताइएगा जब क्लास ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों के कितने में से कितने क्वेश्चन सही हैं। स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक, स्पीसीज प्लांटेरम, ये भी कैरोलस लिनियस की बुक है। ये किस पर लिखी थी इसने, तो ये बॉटनी पर पुस्तक लिखी थी, बॉटनी पर। जो स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक है ये किस पर लिखी थी, बॉटनी पर लिखी थी कैरोलस लिनियस ने। बॉटनी पर 2 पुस्तकें लिखी थी, एक स्पीसीज प्लांटेरम है ये, और एक थी फिलॉसफी ऑफ बॉटनी का। ये 2 पुस्तक इन्होंने बॉटनी पर लिखी थी। अब द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, तो द्विनाम पद्धति के जनक हैं कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को 1-2 बार तो कम से कम करा ही चुका हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो हैं 1-2 बार तो कम से कम मैं आप लोगों को करा ही चुका हूँ, और ये तीसरी बार आप लोगों को क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो गए होंगे, और अच्छे से तैयार रखिए आप लोग, सभी के बिल्कुल सही आंसर आने चाहिए इसमें। और आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोगों के लगभग 120 क्वेश्चन है, 120 में से कम 100 क्वेश्चन तो आप लोगों के सही होने चाहिए, कोशिश करिएगा इसमें। मकाका मुलाटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, मकाका मुलाटा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मकाका मुलाटा जो है वो बंदर का वैज्ञानिक नाम है। किसका है, बंदर का वैज्ञानिक नाम है। तो आगे चलते हैं। अब ये वे ऊतक का अध्ययन किस में करते हैं, ऊतक का अध्ययन किस में करते हैं, तो ऊतक का अध्ययन करते हैं हिस्टोलॉजी में। किस में करते हैं, हिस्टोलॉजी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। यह है हु इज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के पिता कौन है, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर के पिता हैं गॉटलीब हेबरलैंड। कौन है, हेबरलैंड। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है पूर्ण उपकला ऊतक में रक्त कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ये सही है या गलत है, आप लोगों को बताना है। तो फटाफट आंसर करिए। कंप्लीट एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सेल्स अनुपस्थित होती हैं। ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू है। बिल्कुल सही बात है। जो कंप्लीट एपिथेलियल टिश्यू होता है या पूर्ण उपकला ऊतक होता है उसमें ब्लड सेल्स अनुपस्थित होती हैं। ये याद रखना है आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है ये है ग्रंथिल उपकला ऊतक का निर्माण किससे होता है। जो ग्रंथिल उपकला ऊतक होते हैं उनका निर्माण किससे होता है, तो ग्रंथिल उपकला ऊतक का निर्माण होता है बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंतः त्वचा। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य श्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं। जो बाह्य श्रावी ग्रंथियां होती हैं 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, 3 प्रकार की, सॉरी। बाह्य श्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःश्रावी ग्रंथियां होती हैं और मिश्र श्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो जो बाह्य श्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं। बाह्य श्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं, और जो अंतःश्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं। अंतःश्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं, नलिका विहीन। बाह्यश्रावी ग्रंथियां पूछा है तो नलिका युक्त होती हैं। और बाह्यश्रावी ग्रंथियां किसका श्रावण करती हैं, बाह्यश्रावी ग्रंथियां जो हैं वो एंजाइम्स का श्रावण करती हैं। किसका, एंजाइम्स का श्रावण करती हैं। अंतःश्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। किसका, हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। यह निम्न में से सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जल्दी फटाफट आंसर कर दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर करिए इसका। तो इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्रंथि है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे चलते हैं। यह बीटा कोशिका किसका श्रावण करती है, बीटा कोशिका किसका श्रावण करती है, तो बीटा कोशिका जो है वो इंसुलिन का श्रावण करती है। किसका, इंसुलिन का। और एक अल्फा कोशिका होती है, अल्फा कोशिका, अल्फा सेल जो है वो किसका करती है, वो ग्लूकागान का करती है। तो बीटा कोशिका का पूछा है, बीटा कोशिका इंसुलिन का श्रावण करती है। आगे देखते हैं विच डिजीज कॉइल्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन एंजाइम इन ह्यूमन बीइंग। मतलब है इसका कि मनुष्यों में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो इंसुलिन की कमी से मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, डायबिटीज। कौन सा होता है, डायबिटीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेपेरिन का कार्य क्या है, हेपेरिन का कार्य क्या है। हेपेरिन का कार्य होता है रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकना। क्या करना, रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकना। एक इसका कार्य होता है, हेपेरिन का कार्य होता है। और ये देखिए ऊपर आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये जो है इंसुलिन,
इंसुलिन की कमी से मनुष्यों में डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखना। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखना। लिख लीजिए आप लोग इसको कहीं पे, नियंत्रित रखना। ये किसका कार्य है? तो ये इंसुलिन का कार्य है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। हेपेरिन का कार्य रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकना। अब रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ पे आप लोग एक बात और रखिए, जो हेपेरिन प्रोटीन है, हेपेरिन जो है वो थ्रोम्बिन प्रोटीन के विरुद्ध कार्य करती है। थ्रोम्बिन प्रोटीन के विरुद्ध कार्य करती है, यानी विरुद्ध कार्य करती है। मतलब थ्रोम्बिन प्रोटीन जो होती है वो रक्त के थक्का बनने में सहायता करती है। थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो रक्त के थक्का बनने में सहायता प्रदान करती है, लेकिन हेपेरिन जो है वो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है, यानी ये जमने से रोकता है रक्त वाहिनियों में। और जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है वो थक्का बनने में सहायता करती है। ये जो इसलिए हेपेरिन जो है वो थ्रोम्बिन प्रोटीन के विरुद्ध कार्य करता है। अब यहाँ पे पूछा गया रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करते हैं, तो रक्त का थक्का बनने में थ्रोम्बिन प्रोटीन भी सहायता प्रदान करती है, विटामिन के भी करता है और कैल्शियम भी करता है। इसलिए इसका ऑल ऑफ दी सही हो जाएगा, सभी ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। आप लोगों से तत्व पूछा जाए, तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम जो है वो रक्त को थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है। यह पूर्ण उपकला संयोजी ऊतक की सबसे बड़ी कोशिका है। पूर्ण उपकला संयोजी ऊतक की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है फाइब्रोसिस। सबसे बड़ी कौन सी होती है? फाइब्रोसिस। उसके बाद आती है मास्ट सेल और सबसे लास्ट में कौन सी आती है? लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है लिगामेंट का क्या कार्य है? लिगामेंट का कार्य क्या है? तो फटाफट आंसर करिए आप सभी लोग इसका, लिगामेंट का क्या कार्य है। और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जल्दी से क्लास को। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया है वो लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि लास्ट में फिर आप लोग भूल जाते हैं क्लास को लाइक करना। इसलिए पहले अभी आप लोग लाइक कर दीजिए एक बार क्लास को, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो लिगामेंट का कार्य क्या है? लिगामेंट का कार्य होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ना। हड्डी को हड्डी से जोड़ना। और हड्डी को पेशी से कौन जोड़ता है? तो टेंडन। टेंडन जो है वो हड्डी को पेशी से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। यह है शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है अस्थि संयोजी ऊतक। अस्थि संयोजी ऊतक जो है वो शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। अस्थि संयोजी ऊतक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन कनेक्टिव टिश्यू। बोन कनेक्टिव टिश्यू। आगे चलते हैं। रक्त का पीएच होता है, रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच होता है 7.4। रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त जो होता है वो हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे चलते हैं। रक्त वर्ग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रक्त वर्ग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रक्त वर्ग यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लड ग्रुप। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रक्त वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने। रक्त वर्ग की खोज की थी कार्ल एंड स्टीनर ने। और कब की थी ये? तो 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में रक्त वर्ग की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। आगे चलते हैं। रक्त वर्ग कितने प्रकार का होता है? तो रक्त वर्ग 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? ए होता है, अब ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। बी होता है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ए भी होता है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। और ओ होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो केवल 2% ऐसे लोग हैं जिनमें नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है। नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है, जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव या ए बी नेगेटिव। केवल 2% लोग ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है। बाकी 98% लोगों में कैसा ब्लड ग्रुप पाया जाता है? पॉजिटिव। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ऐसे पाया जाता है। तो नेगेटिव केवल 2% लोगों में पाया जाता है।
और इससे रिलेटेड आप लोग एक बात और याद कर लीजिए कि अगर किसी पॉजिटिव कोई पुरुष है, पॉजिटिव कोई पुरुष है, पॉजिटिव कोई पुरुष है और उसका नेगेटिव वाली कोई महिला है, नेगेटिव वाली कोई महिला है, तो अगर इसकी शादी, ये जो पॉजिटिव वाला पुरुष है उसकी शादी किसी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले महिला से करा दी जाती है तो उसमें बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो उसमें कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अगर किसी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पुरुष का विवाह किसी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली स्त्री के साथ करा दिया जाता है तो महिला में एक तो बीमारी उत्पन्न होती है, महिला में बीमारी उत्पन्न होती है और बच्चे में भी उत्पन्न होती है। महिला में एंथ्रोब्लास्टोसिस नामक बीमारी उत्पन्न होती है और बच्चे में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, महिला में आप लोग नोट कर लीजिए एंथ्रोब्लास्टोसिस नामक बीमारी उत्पन्न होती है और बच्चे में एनीमिया उत्पन्न होती है। कौन सी? एनीमिया, एनीमिया यानी खून की कमी। चलिए आगे चलते हैं। अब यह है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की। अभी तक ये क्वेश्चन पूछे तो नहीं गए हैं कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए इसको। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की बात करें तो ये की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे चलते हैं। अब रक्त होता है, रक्त कैसा होता है? तो रक्त हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय। यह है RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो RH फैक्टर की खोज किसने की थी? RH फैक्टर की खोज कार्लन स्टीनर और वीनर, दोनों लोगों ने की थी, कार्लन स्टीनर और वीनर ने। इसलिए इसका ए एंड भी बहुत सही हो जाएगा। RH फैक्टर की खोज किस पर की गई थी? तो एक रीसस नामक बंदर था, रीसस नामक बंदर था। कौन था? बंदर, उस पर की गई थी RH फैक्टर की खोज, इसलिए इसको रीसस तत्व के नाम से भी जानते हैं। आगे चलिए। यह RH फैक्टर की खोज किस जंतु पर की गई थी? तो बंदर पर की गई थी। किस पर? बंदर पर की गई थी। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स जो हैं वो कितने टाइप की होती हैं? तो ब्लड सेल्स 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप कौन कौन से हैं? देखिए, RBC है, RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC है, WBC वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी कौन सी है? तो तीसरी है प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं। आगे चलते हैं। अब सबसे बड़े आकार की RBC किस में पाई जाती है? सबसे बड़े आकार की RBC किस में पाई जाती है? तो फटाफट आंसर कर दीजिए आप लोग जल्दी से। सबसे बड़े आकार की RBC किस में पाई जाती है? तो मेरे साथी, सबसे बड़े आकार की RBC पाई जाती है उभयचर जंतुओं में। किस में पाई जाती है? उभयचर जंतुओं में। उभयचर जंतु कौन से होते हैं? उभयचर जंतु वो होते हैं जो जल और थल दोनों पर पाए जाते हैं, जल और थल दोनों पर पाए जाते हैं, जल और थल दोनों पर पाए जाते हैं। तो वो कौन से जंतु होते हैं? वो उभयचर जंतु होते हैं। उभयचर जंतुओं में सबसे बड़े आकार की RBC पाई जाती है। अब यह है सबसे छोटे आकार की RBC किस में पाई जाती है? तो साथ ही सबसे छोटे आकार की RBC पाई जाती है स्तनधारियों में। किस में? स्तनधारियों में। हम लोग किस में आते हैं? तो हम लोग भी स्तनधारियों में ही आते हैं। हम लोग भी किस में आते हैं? स्तनधारियों में। इसको मैमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैमल्स। तो इसमें सबसे छोटे आकार की RBC पाई जाती है। और एक बात और है, जो स्तनधारी होते हैं इनके RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इनके RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। RBC का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। RBC का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। इतने ही केंचुए के शरीर में इतने ही खंड पाए जाते हैं। ये 100 से 120 ही केंचुए के शरीर में खंड पाए जाते हैं। केंचुआ भी आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तब आप लोगों को बताया जाएगा। 100 से 120 ही खंड पाए जाते हैं केंचुए के शरीर में भी। और RBC का जीवन काल भी कितना होता है? तो 100 से 120 दिन। ये है WBC के अधिक उत्पादन से मनुष्यों में कौन सा रोग होता है? WBC के
अधिक उत्पादन से मनुष्यों में कौन सा रोग हो जाता है? तो WBC के अधिक उत्पादन से मनुष्यों में ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया हो जाता है, इसलिए इसका बी एंड सी बोथ ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं साथी, यहाँ पे पूछा गया है प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है 8 से 10 दिन का, 8 से 10 दिन का जीवन काल होता है। यह है उम्र बढ़ने के साथ साथ हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? उम्र बढ़ने के साथ साथ हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, कहा नहीं जा सकता। तो फटाफट आंसर कर दीजिए आप लोग इसका। आप लोगों को बहुत डिटेल में भी समझाया था मैं इसको। उम्र बढ़ने के साथ साथ हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा घटती है। क्या होती है बच्चों? घटती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती जाती है। और ह्यूमन का जो ब्लड का रंग लाल होता है, जो ब्लड रेड कलर का होता है, ये किसके कारण होता है? तो ये भी हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लंबी पूछा गया यहाँ पे, तो लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, इसको नर्व सेल बोलते हैं, नर्व सेल। ये क्या है? ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछता तो बड़ी कोशिका था शुतुरमुर्ग का अंडा। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अब 50 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोगों के 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं अभी तक। अभी आप लोगों को और भी क्वेश्चन कराऊंगा आगे। अभी पहले आप लोग बता दीजिए कि अभी 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसमें से कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही हैं। फटाफट कमेंट कर दीजिए। और बाद में आप लोग ऑफलाइन कमेंट में भी, जब लाइव क्लास ख़त्म हो जाएगी तब भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आप लोग एक क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग। चलें फिर साथी, आगे चलें फिर। चलिए फिर आगे चलते हैं। आप लोगों के काउंट करते चलिए, आप लोग अपनी कॉपी पे काउंट करते चलिए कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं। इसका भी आंसर कर दीजिए फटाफट। जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया? अभी तो मैंने आप लोगों को बताया था इसी क्लास में, तो यूशिंगर और स्टोरर ने दिया। जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण यूशिंगर और स्टोरर ने दिया। यह प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो कैसे होते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। कैरियोटिक, यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं? तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जो है वो किसके होते हैं? मोनेरा। मोनेरा, मैंने आप लोगों को बॉटनी में पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था मोनेरा जो संघ के जंतु होते हैं वो एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोटिस्टा की बात कर रहा है तो एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं, इसलिए इसमें एक कोशिकीय दिया है, यूकैरियोटिक ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक कोशिकीय, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। प्रोटोजोआ शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? प्रोटोजोआ शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो प्रोटोजोआ शब्द दिया था साथी गोल्डफश ने। किसने दिया था? गोल्डफश ने प्रोटोजोआ शब्द दिया था। यह किस संघ के जंतु अमर होते हैं? किस संघ के जंतु अमर होते हैं? तो अमर किस संघ के जंतु होते हैं? प्रोटोजोआ संघ के जंतु जो हैं वो अमर होते हैं क्योंकि इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु नहीं होती है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं की, इसलिए ये अमर होते हैं। आगे चलते हैं साथी। यह प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में कितना केंद्रक पाया जाता है? 1, 2, 3 या सभी? तो सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका, उसके बाद आगे चलते हैं। फटाफट सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में केंद्रक पाए जाते हैं। 10 सेकंड का समय देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं।
तो प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में केंद्रक कितने पाए जाते हैं? एक भी पाया जाता है, दो भी पाया जाता है, तीन, और इसका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कैसे आप लोग कहेंगे कि कैसे 1 2 3 पाए जाते हैं, तो देखो आप लोगों को बताते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा जो है इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, ये भी किस संघ का जंतु है? प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। अब बात करते हैं पैरामीशियम की। पैरामीशियम भी किस संघ का जंतु है? प्रोटोजोआ संघ का ही जंतु है ना। तो पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। 2 केंद्रक कौन कौन से 2 केंद्रक होते हैं? तो इनका नाम भी आप लोग नोट कर लीजिए। वैसे मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, एक गुरु केंद्रक होता है और एक लघु केंद्रक होता है। तो लघु केंद्रक का कार्य क्या होता है? ये जो जनन क्रियाएं होती हैं उनमें भाग लेता है। गुरु केंद्रक जो है वो जैविक उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। और 3 केंद्रक किसमें पाए जाते हैं? तो 3 केंद्रक की बात करें तो जो एंट अमीबा जंतु है, एंट अमीबा भी किस संघ का जंतु है? ये भी प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। इसमें कितना केंद्रक पाया जाता है? इसमें 3 केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इसका सभी आंसर करेक्ट होगा। अब तो समझ गए होंगे आप लोग। यह है यूग्लिना किस संघ का जंतु है? यूग्लिना किस संघ का जंतु है? तो यूग्लिना भी जो है वो प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। किसका है? प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। यूग्लिना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंतु और पादप के बीच की कड़ी। जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? बीच की कड़ी यूग्लिना को कहा जाता है। आगे देखते हैं, यह है प्रोटोजोआ संघ के किस जंतु में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो जो यूग्लिना है इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। यूग्लिना में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है मनुष्य में दांत की पायरिया नामक बीमारी किस प्रोटोजोआ से होती है? मनुष्य में जो दांत की पायरिया बीमारी होती है वो किस प्रोटोजोआ से होती है? ओपलीना, एंटमीबा जिंजिवालिस, एंटमीबा हिस्टोलिस्टिकस या सभी? तो मनुष्यों में जो दांत की पायरिया नामक बीमारी होती है वो होती है एंटमीबा जिंजिवालिस नामक प्रोटोजोआ से। किससे? एंटमीबा जिंजिवालिस नामक प्रोटोजोआ से। एंटमीबा हिस्टोलिटिकस से छोटे बच्चों में पेचिस नामक बीमारी होती है। छोटे बच्चों में क्या कौन सी बीमारी होती है? पेचिस नामक बीमारी होती है। पेचिस, छोटे बच्चों में पेचिस नामक बीमारी किससे होती है? एंटमीबा हिस्टोलिटिकस से। अब है सीलिया द्वारा गमन होता है। सीलिया द्वारा गमन होता है। सीलिया द्वारा गमन किस में होता है? तो सीलिया द्वारा गमन होता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम में गमन किसके द्वारा होता है? सीलिया द्वारा। अमीबा में स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। स्यूडोपोडिया द्वारा अमीबा में होता है। यूग्लिना में किसके द्वारा होता है? तो यूग्लिना में फ्लैजेला द्वारा होता है। फ्लैजेला द्वारा यूग्लिना में होता है। आगे देखिए, पैरामीशियम में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? पैरामीशियम में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? लघु केंद्रक होता है, गुरु केंद्रक होता है। लघु केंद्रक जैविक जनन क्रियाओं में भाग लेता है, गुरु केंद्रक जैविक उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। आगे देखते हैं, किस संघ के जंतुओं को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी। यहाँ पे है किस संघ के जंतुओं को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। तो कौन से संघ के जंतुओं को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निमेटोडा। तो पोरीफेरा जो संघ के जंतु होते हैं उन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। यह कीप कोशिकाएं किस संघ में पाई जाती हैं? कीप कोशिकाएं किस संघ में पाई जाती हैं? तो कीप कोशिकाएं जो हैं वो पोरीफेरा संघ में पाई जाती हैं। किसमें? पोरीफेरा संघ में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, किस संघ के जंतुओं की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है? तो प्राकृतिक मृत्यु प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं की नहीं होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूख तो नहीं लग रही है आप लोगों को? भूख लग रही होगी आप लोगों को। चलिए थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद खाना खाइएगा आप लोग। आधी क्लास हो चुकी है, आधा ही समय बचा हुआ है। लगभग आधे घंटे में आप लोगों के ये पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो निम्न में कौन सा जंतु चप्पल की आकृति का होता है? चप्पल की आकृति का कौन सा जंतु है? तो पैरामीशियम। इसलिए इसे चप्पल आकृति या स्लीपर जंतु भी कहते हैं। स्लीपर जंतु,
स्लीपर जंतु, स्लीपर जंतु भी कहते हैं इसको। आगे चलिए, यह किस संघ के जंतु में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? किस संघ के जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, कार्डेटा, सभी। तो पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? कौन से संघ के जंतु होते हैं जिनमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है पोरीफेरा संघ के जंतुओं में। किसमें? पोरीफेरा संघ के जंतुओं में। आगे देखते हैं, यूप्लेक्टेला किस संघ का जंतु है? यूप्लेक्टेला जो है वो किस संघ का जंतु है? यूप्लेक्टेला किस संघ का जंतु है? तो यूप्लेक्टेला भी पोरीफेरा संघ का जंतु है। किसका जंतु है? पोरीफेरा संघ का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक बात और याद रखिए, यूप्लेक्टेला को वीनस का पुष्प मंजूषा भी कहा जाता है। वीनस का पुष्प, वीनस का पुष्प मंजूषा, वीनस का पुष्प मंजूषा भी कहा जाता है। आगे चलिए, यह कैल्सी स्पॉन्जी वर्ग के जंतुओं का वाह्य कंकाल किससे बना होता है? कैल्सी स्पॉन्जी वर्ग के जो जंतु होते हैं उनका वाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और एक हाइलो स्पॉन्जी होता है, हाइलो स्पॉन्जी के जंतुओं का सिलिका का बना होता है। तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट सही हो जाएगा। यह सीलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का अध्ययन कहलाता है। सीलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फटाफट आंसर कर दीजिए आप लोग। आप लोगों को 5 सेकंड का समय मिलता है, उसमें आप लोग आंसर कर दिया करिए। तो सीलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का अध्ययन नीडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नीडोलॉजी। सीलेंट्रेटा संघ के जंतुओं के अध्ययन को नीडोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए, हाइड्रा किस संघ का जंतु है? तो हाइड्रा भी सीलेंट्रेटा संघ का जंतु है। सीलेंट्रेटा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर दीजिए आप लोग इसका। सीलेंट्रेटा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? सीलेंट्रेटा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? गोल्डफश, ल्यूकार्ट, रॉबर्ट ग्रांट। तो सीलेंट्रेटा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये दिया था लुकार्ट ने, ल्यूकार्ट ने दिया था। आगे चलते हैं, यह ज्वाला कोशिका किस संघ में पाई जाती है? ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल, फ्लेम सेल, फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका किस संघ में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ में। अब है, टीनिया किस वर्ग का जंतु है? टीनिया का वर्ग पूछा गया है। तो ये तो मैंने शायद आप लोगों को कल ही पढ़ाया था, आप लोगों को कल ही पढ़ाया गया टीनिया स्केरेस। तो टीनिया का वर्ग कौन सा है? तो सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए। टीनिया किस वर्ग का जंतु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टोडा। टीनिया का वर्ग क्या है? सिस्टोडा। यह प्लेनेरिया किस संघ का जंतु है? प्लेनेरिया का संघ पूछा है तो संघ है प्लेटीहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट है, फास्मीडिया वर्ग का जंतु। फास्मीडिया वर्ग का जंतु आप लोगों को बताना है, फटाफट आंसर कर दीजिए आप लोग। और एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए आप लोग, क्लास में बच्चों की संख्या कम है, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग, शेयर कर दीजिए जिससे और भी दोस्त आ जाएं आप लोगों के। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लोग लाइक कर देंगे क्लास को, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। आप लोगों को बता दें, यहाँ पे डेली आप लोगों के लिए क्लास चलाई जाती है यूपीकेटेड, BC, EC और जेट के लिए। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो लोग हमसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। और PDF जिन लोगों को चाहिए वो लोग आगाज बैच में जुड़ जाएंगे। आगाज बैच में, आगाज बैच पे आप लोगों को PDF प्रोवाइड किया जाता है। तो आगाज बैच में जुड़ने के लिए आप लोगों को इस नंबर पे मैसेज करना होगा 9720802028। ये टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर देंगे तो आप लोगों को आगाज बैच पे जुड़ने की प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा। थोड़ी फ़ीस रखी गई है उसके लिए, तो आप लोगों को कितनी फ़ीस है वो इस पे बता दिया जाएगा। ये है फास्मीडिया वर्ग का जंतु है। तो फास्मीडिया वर्ग में एस्केरिस भी आता है, बुचेलेरिया भी आता है, इसलिए इसका A और B दोनों सही हो जाएगा। एक बुचेलेरिया जो है, बुचेलेरिया कौन से वर्ग का जंतु है? ये तो निमेटोडा वर्ग का जंतु है, निमेटोडा वर्ग का जंतु है। तो बुचेलेरिया जो है, इससे मनुष्य में हाथी पाँव नामक बीमारी होती है। कौन सी? हाथी पाँव, यानी इसमें जो पैर होता है उसका नीचे का जो निचला भाग होता है पैर का वो मोटा हो जाता है बहुत।
हाथी पाँव बीमारी होती है, मतलब हाथी के जैसा पैर हो जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है? ये बुचेलेरिया नामक नेमेटोड के द्वारा होता है, बुचेलेरिया। इसका वर्ग कौन सा है? तो वर्ग है इसका फास्मीडिया। अब है एनीलिडा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? एनीलिडा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो एनीलिडा शब्द जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? एनीलिडा शब्द दिया था लैमार्क ने। किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था एनीलिडा शब्द। और यहाँ पे ये सारे साइंटिस्ट दिए हुए हैं तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लैमार्क ने तो एनीलिडा शब्द दिया, लैमार्क ने एनीलिडा शब्द दिया। ल्यूकार्ट ने क्या दिया था? तो ल्यूकार्ट ने शीलेंट्रेटा शब्द दिया था, शीलेंट्रेटा। शीलेंट्रेटा शब्द किसने दिया था? ल्यूकार्ट ने दिया था। गोल्डफिश ने प्रोटोजोआ शब्द दिया था, प्रोटोजोआ। और रॉबर्ट ग्रांट ने कौन सा शब्द दिया था? तो पोरीफेरा शब्द जो है वो रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। आगे चलते हैं। अब केंचुए के लिए सबसे उपयुक्त वासस्थान है। केंचुए के लिए सबसे उपयुक्त वासस्थान कौन सा है? तो केंचुए के लिए सबसे उपयुक्त वासस्थान है नमभूमि। कौन सा है? नमभूमि। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, केंचुए में गमन किसके द्वारा होता है? केंचुए में गमन किसके द्वारा होता है? तो केंचुए में गमन किसके द्वारा होता है? केंचुए में गमन होता है सीटी द्वारा, सीटी द्वारा होता है। आगे चलिए, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग जल्दी से। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बोलते बोलते मुंह में दर्द होने लगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए इसका। तो नेमेटोडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो नेमेटोडा संघ के जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र पाया ही नहीं जाता है, अनुपस्थित होता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो नेमेटोडा संघ के जंतु होते हैं उनमें रक्त परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है, ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। यह है किस जंतु को एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी कहा जाता है? एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो पेरिपेटस। एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी कहा जाता है पेरिपेटस को। आगे चलते हैं। कैटल फिश किस संघ का जंतु है? कैटल फिश किस संघ का जंतु है? तो कैटल फिश किस में आता है? एनीलिडा में आता है, मोलस्का में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है या कार्डेटा में आता है? तो कैटल फिश जो है वो मोलस्का संघ का जंतु है। किसका संघ? कौन से संघ का जंतु है? मोलस्का संघ का जंतु है। आगे का क्वेश्चन देखिए, मोती का निर्माण करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? आप लोग कॉपी पे नोट कर रहे हैं ना कि आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। आप लोग काउंट करते चलिए उन क्वेश्चन को, और आप लोग बाद में, आप क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर 120 में से 100 क्वेश्चन सही होते हैं, 120 में से 100 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप लोगों का सही है। 120 में से 100 क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराए हुए हैं, तो इसमें तो वैसे 120 में से 100 क्वेश्चन तो आप लोगों के सही होने ही चाहिए, क्योंकि रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास ही अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा चुका हूँ सारे, तो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके सही होंगे। जिनके कम सही हैं वो घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग तैयार करेंगे तो आप लोगों का भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आप लोगों के पास बहुत टाइम बचा है। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, किसी को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के क्वेश्चन सही नहीं होते हैं तो किसी को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे पहले, तो आप लोगों को नहीं पता होंगे। जिन लोगों ने पढ़ लिया है पहले, क्योंकि क्लास तो मैं पहले से चला रहा हूँ, तो जिन लोगों ने पढ़ लिया है उन लोगों को पता होंगे, तो उनसे आप उन्हें देख के आप लोगों को डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी मेहनत करिए, आप लोग भी बहुत अच्छा रैंक हासिल करेंगे। और हमारे यहाँ एक सीरीज चलाई जा रही है फर्स्ट रैंक के लिए, फर्स्ट रैंक के लिए सीरीज चलाई जा रही है, डेली क्लास चलती है आप लोगों की। तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए, जो साथी नए हैं, जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। यानी डेली इसी चैनल पे चलती है। इसी आज जैसे रिवीजन क्लास हो रही है 6 बजे, ऐसे ही डेली मंडे टू फ्राइडे चलती है इसी 6 बजे वाले टाइम पे। तो आप लोग उसको देखा करिए, वहाँ से आप लोगों को जानकारी मिलेगी। लेकिन आप लोगों को जितना डेली का डेली कराया जाएगा उसको डेली के डेली तैयार करते चलना है, तभी आप लोगों का अच्छी रैंक आ पाएगी। ये मोती का निर्माण करने वाले जंतु जो हैं ये भी मोलस्का संघ में आते हैं। किस में आते हैं? मोलस्का संघ में।
आगे देखते हैं, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। पूरे जंतु जगत के लगभग 75% जंतु आते हैं इसमें, लगभग 75% जंतु आते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का प्रमुख लक्षण क्या है? तो 3 जोड़ी पैर होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं, 1 जोड़ी एंटनी, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं एक लिंगी, 2 लिंगी, खंडयुक्त या एंडशी बहुत। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु कैसे होते हैं? एक लिंगी, 2 लिंगी, खंडयुक्त या एंडशी बहुत। तो आर्थ्रोपोडा जो संघ के जंतु होते हैं ये एक लिंगी तो होते ही हैं, एक लिंगी होते हैं और इनका शरीर खंडयुक्त होता है, इसलिए इसका ए एंड सी बहुत सही हो जाएगा। यह है आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद प्रकार का, खुले प्रकार का या अनुपस्थित होता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु जो होते हैं उनमें खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो उत्सर्जन होता है साथ ही मेलपी की नलिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? मेलपी की नलिकाओं द्वारा आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया होती है। यह क्रेफिश, क्रेफिश किस संघ का जंतु है? फटाफट आंसर कर दीजिए आप लोग इसका, क्रेफिश किस संघ का जंतु है? तो क्रेफिश जो है वो एकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। किसका? एकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टारफिश। क्रेफिश हो गया, एकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। स्टारफिश किस संघ का जंतु है? सॉरी ऊपर एक मिस्टेक हो गई है, ये क्रेफिश किस संघ का जंतु है? तो क्रेफिश एकाइनोडर्मेटा का नहीं है, ये आर्थ्रोपोडा का है। किसका है? आर्थ्रोपोडा का है क्रेफिश। और स्टारफिश जो है वो एकाइनोडर्मेटा का है। स्टारफिश जो है वो एकाइनोडर्मेटा का है। चलिए आगे चलते हैं। यह जंतु जगत का सबसे छोटा संघ है। जंतु जगत का सबसे छोटा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे छोटा संघ है, सबसे छोटा पूछा है, सबसे बड़ा तो आर्थ्रोपोडा है, सबसे छोटा कौन सा है? एकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट है, काकरोच में कितने जोड़ी पैर होते हैं? काकरोच में पैर कितने जोड़ी पाए जाते हैं? तो 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। कितने? 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं काकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विकसित जंतु किस संघ में आते हैं? सबसे विकसित जंतु किस संघ में आते हैं? तो सबसे विकसित जंतु जो हैं वो कार्डेटा संघ में आते हैं। कार्डेटा संघ में सबसे विकसित जंतु आते हैं जंतु जगत के। रीढ़ की हड्डी किस संघ का प्रमुख लक्षण है? तो रीढ़ की हड्डी जो है, अब आप लोग फटाफट आंसर करते चलिए। अब आप लोगों को जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। तो रीढ़ की हड्डी आप लोग आंसर करते चलिए और नोट भी करते चलिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं। जब तक मैं आप लोगों को लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ तब तक आप लोग उसका आंसर कर दिया करिए। रीढ़ की हड्डी किस संघ के जंतुओं का प्रमुख लक्षण? और एक बार आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्लास को शेयर भी कर दिया करिए बीच बीच में। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर देंगे। तो रीढ़ की हड्डी किस संघ के जंतुओं का प्रमुख लक्षण है? कार्डेटा संघ के जंतुओं का। नेक्स्ट है, कार्डेटा संघ के जंतु कहाँ पाए जाते हैं? तो कार्डेटा संघ के जंतु जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जल में भी पाए जाते हैं, थल पर भी पाए जाते हैं, वायु में भी। इसका सभी सही हो जाएगा। जल में कौन पाया जाता है? जैसे मछलियाँ हैं, व्हेल मछली है, जैसे व्हेल मछली, व्हेल मछली। व्हेल मछली किस में आती है? ये भी कार्डेटा संघ में ही आती है। ये किस में पाई जाती है? जल में पाई जाती है। और थल पर क्या पाया जाता है? जैसे हम लोग हैं, हम लोग हैं, जानवर हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? थल पर पाए जाते हैं, ये भी कार्डेटा संघ के ही हैं। वायु में क्या पाए जाते हैं? पक्षी, पक्षी जो हैं वो वायु में पाए जाते हैं, ये भी कार्डेटा संघ के जंतु हैं। आगे देखते हैं, यह कार्डेटा संघ के जंतु होते हैं। कार्डेटा संघ के जंतु होते हैं। कार्डेटा संघ के जंतु कैसे होते हैं? ये एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं। नेक्स्ट है, जंतु जगत का सबसे विकसित संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे विकसित संघ, जंतु जगत का सबसे विकसित संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे विकसित संघ कौन सा है? कार्डेटा। आगे देखिए,
कार्डेटा संघ के जंतु होते हैं, कार्डेटा संघ के जंतु होते हैं। कार्डेटा संघ के जंतु कैसे होते हैं? जरायुज भी होते हैं, अंडायुज भी होते हैं, दोनों। जरायुज क्या होते हैं? जो बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। अब कौन से हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं? जानवर हैं। जानवर किसको जन्म देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, कार्डेटा संघ में आते हैं। अंडायुज भी होते हैं, अंडायुज जैसे अंडे देते हैं। तो पक्षी किस में आते हैं? पक्षी भी कार्डेटा में आते हैं। ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों। अब ये क्वेश्चन बताइए, ऐसा कौन सा स्तनधारी है जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? मैंने आप लोगों को बताया कि सभी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन एक स्तनधारी ऐसा है जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। वो कौन है? तो वो है ऊँट। कौन है? ऊँट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अपवाद है ये, इसलिए आप लोगों को याद रखना है ये कार्डेटा संघ के जंतुओं का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। कार्डेटा संघ के जंतुओं का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। अविकसित, विकसित, पूर्ण विकसित या अनुपस्थित। तो कार्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं इनका रक्त परिसंचरण तंत्र पूर्ण विकसित होता है। कैसा होता है? पूर्ण विकसित। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, समुद्री घोड़ा किस संघ का जंतु है? समुद्री घोड़ा किस संघ का जंतु है? तो समुद्री घोड़ा का संघ पूछा है यहाँ पे। तो समुद्री घोड़ा जो है वो किस संघ का जंतु है? समुद्री घोड़ा भी कार्डेटा संघ का जंतु है। किसका? कार्डेटा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब हम लोग 100 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 120 क्वेश्चन है टोटल। सर्प किस वर्ग का जंतु है? सर्प किस वर्ग का जंतु है? तो सर्प जो है वो किस वर्ग का जंतु है? सर्प रेप्टिलिया वर्ग का जंतु है। किसका है? रेप्टिलिया वर्ग का। एम्फीबिया में क्या आता है? मेढक आता है, मेढक, टोड, ये किस में आते हैं? ये एम्फीबिया में आते हैं। रेप्टिलिया में सर्प आता है, छिपकली आता है रेप्टिलिया में। और मैमलिया में खरगोश आता है, खरगोश आता है, ऊँट आता है, मनुष्य आते हैं। और एबीज में क्या आता है? एबीज में पक्षी आते हैं, पक्षी आते हैं। बतख भी आता है, बतख, बतख क्या है? बतख भी एक पक्षी है। आगे चलिए, यह है टेट्रापोडा महावर्ग के जंतुओं में कितने जोड़ी पैर होते हैं? तो टेट्रापोडा महावर्ग के जंतुओं में 2 जोड़ी पैर होते हैं। कितने? 2 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रापोडा महावर्ग के जंतुओं में उंगलियां कितनी होती हैं? तो उंगलियां कितनी होती हैं? 5। टेट्रापोडा महावर्ग के जंतुओं में 5 उंगलियां होती हैं। नेक्स्ट है, मेढक किस वर्ग का जंतु है? मेढक का वर्ग बताना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया मेढक एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। यह है, जंतु जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? जंतु जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो जंतु जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? जंतु जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? मेढक को। मेढक को उभयचर किसे कहते हैं? जंतु जगत का उभयचर मेढक को बोलते हैं, क्योंकि ये जल में भी पाया जाता है और थल पर भी पाया जाता है, इसलिए इसे जंतु जगत का उभयचर कहा जाता है। यह है, रेप्टिलिया वर्ग का ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें पैर अनुपस्थित होते हैं? रेप्टिलिया वर्ग का ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें पैर अनुपस्थित होते हैं? ये सारे जो हैं ये सब रेप्टिलिया वर्ग के जंतु हैं। तो सर्प जो है वो रेप्टिलिया वर्ग का ऐसा जंतु है जिसमें पैर अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, ये सबसे अधिक उम्र तक जीने वाला जंतु है। सबसे अधिक उम्र तक जीने वाला जंतु है। मगरमच्छ, कछुआ, सर्प या सभी? तो सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहता है कछुआ। कछुआ जो है वो सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहता है। यह है, पक्षियों में कौन से पैर रूपांतरित होकर पंख का निर्माण करते हैं? पक्षियों में कौन से पैर रूपांतरित होकर पंख का निर्माण करते हैं? तो पक्षियों में जो आगे के पैर होते हैं वो रूपांतरित होकर पंख का निर्माण कर लेते हैं, और पिछले पैर जो हैं ये मदद करते हैं पक्षियों को डाल पर बैठने में, तैरने में। तैरने में भी पिछले पैर ही मदद करते हैं, अगले पैर तो रूपांतरित होकर पंख का निर्माण कर लेते हैं। पंख उसमें ऐसे ही नहीं आते हैं, पंख अगले पैरों का रूपांतरण होता है पक्षियों में, इसलिए पक्षियों में केवल एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं, पिछले पैर। अगले पैर जो होते हैं वो पंख का निर्माण कर लेते हैं। आगे देखिए, पक्षियों की चोंच में दांत होते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत कितने होते हैं?
2, 5, 4 या अनुपस्थित होते हैं। तो फटाफट आंसर करिए इसका, पक्षियों की चोंच में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो पक्षियों की चोंच में एक भी दांत नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बतख किस वर्ग का जंतु है? तो बतख भी एबीज में ही आता है, एबीज वर्ग में ही आता है बतख भी। रेशम कीट किस संघ का जंतु है? रेशम कीट का संघ बताना है, तो रेशम कीट आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैमलिया वर्ग के जंतु मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मैमलिया वर्ग के जंतु मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो मैमलिया वर्ग के जंतु हैं वो मुख्य रूप से स्थल पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्थल पर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्तनियों के गर्दन में हड्डियों की संख्या होती है। स्तनियों के गर्दन में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? तो 7। कितनी? 7। नेक्स्ट है, एकडेना किस वर्ग का जंतु है? एकडेना किस वर्ग का जंतु है? तो एकडेना का वर्ग पूछा है यहाँ पे, एकडेना का वर्ग है मैमलिया। एकडेना जो है वो मैमलिया वर्ग का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ किस वर्ग का जंतु है? तो चमगादड़ भी मैमलिया वर्ग का जंतु है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटा स्तनधारी जंतु है। फटाफट आंसर कर दीजिए आप लोग इसका, सबसे छोटा स्तनधारी जंतु कौन सा है? सबसे छोटा स्तनधारी जंतु है, तो सबसे छोटा स्तनधारी जंतु कौन सा है? छछूंदर। छछूंदर जो है वो सबसे छोटा स्तनधारी जंतु है। नेक्स्ट है, व्हेल मछली किस संघ का जंतु है? व्हेल मछली किस संघ का जंतु है? तो व्हेल मछली भी जो है वो भी कार्डेटा संघ का जंतु है। नेक्स्ट है, शरीर पर बालों की उपस्थिति किस वर्ग के जंतुओं का प्रमुख लक्षण है? शरीर पर बालों की उपस्थिति किस वर्ग के जंतुओं का प्रमुख लक्षण है? तो शरीर पर बालों की उपस्थिति जो है वो मैमलिया वर्ग के जंतुओं का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं, जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है युगलीना को। युगलीना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, फटाफट आंसर करिए आप लोग इसका, जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण जो है वो यूशिंगर और स्टोरर ने दिया था। किसने दिया था? यूशिंगर और स्टोरर। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब लास्ट तक जो बच्चे जुड़े हैं उन लोगों का लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट तक केवल वही बच्चे जुड़े होंगे जो अपने सिलेक्शन को लेके बहुत ही सीरियस हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हैं अपने सिलेक्शन को लेके, और उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, उन्हीं लोगों की अच्छी रैंक आएगी जो लोग शुरुआत से लास्ट तक जुड़े हुए हैं। क्योंकि वही बच्चा रुक सकता है शुरुआत से लास्ट तक जो अपने सिलेक्शन को लेके बहुत ही उत्तेजित हो। तो साथियों, अब आप लोगों की ये क्लास समाप्त हो चुकी है। आप लोगों का रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जूलॉजी आप लोगों को अमीबा से पहले तक का जितना भी था वो आप लोगों को पूरा रिवीजन करा दिया गया है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें तैयार हो गई होंगी। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग जितना आप लोगों को डेली का डेली पढ़ाया जाता है उसको भी डेली के डेली तैयार करते चलिए। आप लोग डेली आप लोगों की मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है। मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की क्लास चलती है डेली शाम को 6 PM पे। तो आप लोग आइएगा और भी लोगों को बताया करिए, जो आप लोगों के जान पहचान के हैं उन लोगों को भी बता दिया करिए कि डेली 6 बजे शाम को क्लास चलती है मंडे टू फ्राइडे। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए साथी, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। चलिए साथी, फिर मिलते हैं आप लोगों को मंडे को।
कल आप लोगों की छुट्टी रहेगी, कल आप लोग अपना रिवीजन करिएगा। अब आप लोगों को मुलाकात होगी मंडे को। चलिए, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और ख्याल रखिए अपना। अब मिलते हैं आप लोगों को मंडे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।